नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, फ्रेश रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी सेहत फिट। बिल्कुल करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी जया सिन्हा। बहुत बहुत शुरुआत करते हैं अच्छी, क्योंकि आइए नया सवेरा, ये बहुत ही नया सवेरा है, बेहद खास है, जिसमें हमारी और आपकी होगी ज्यादा बातचीत। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार। घटक दलों ने जताई खुशी। इंडी ब्लॉक के नेताओं की भी अहम बैठक आज। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। सदन में गूंजेगा शुभांशु शुक्ला का नाम। जन विश्वास संशोधन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल भी सूचीबद्ध। राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक पर होगी चर्चा। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। यूक्रेन रूस संघर्ष पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के आज में बड़ी बैठक। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष नेताओं समेत यूरोपीय यूनियन के कई नेता भी होंगे शामिल। भारतीय शटलर देविका सहवाग ने जीता मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का खिताब। फाइनल में अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ को हराकर हासिल की शानदार जीत। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम बतौर प्रत्याशी सामने रखा है। बिल्कुल, राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया के सामने उनके नाम की घोषणा की। नड्डा ने कहा कि सभी के साथ चर्चा हुई है, सुझाव मांगे गए हैं और जिसके बाद उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन का नाम तय कर दिया गया है। नड्डा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है, जिससे कि उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो जाए। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण ये चुनाव कराना पड़ रहा है। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संसदीय बोर्ड के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। कहा है कि मेरे प्रिय जननायक, मेरे सबसे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रिय और सम्मानित माननीय संसदीय बोर्ड सदस्यों, हमारे प्रिय माननीय केंद्रीय मंत्रियों और माननीय एनडीए सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना।
मुझ पर जताए गए विश्वास और राष्ट्र की सेवा का ये अवसर देने के लिए मैं शब्दों से परे भावुक और कृतज्ञ हूं। मैं राष्ट्र की सेवा में अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद। तो राधाकृष्णन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया है तमाम माननीय सदस्यों का, नेताओं का, कि उन पर इस विश्वास को जताया गया और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बेहद प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे हैं। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। इन अनुभवों से उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है और मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। पीएम ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किए हैं और इसलिए खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी, तो वहीं एनडीए के साथी दल शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राधाकृष्णन की बड़ी जीत होगी। उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर जो अनुभव प्राप्त है उसका देश को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से महाराष्ट्र में खुशी। उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, इनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी। एनडीए के घटक दलों ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर खुशी जताई है जया, तो वहीं दूसरे राजनीतिक दल भी उन्हें काफी अनुभवी बता रहे हैं। बिल्कुल, आइए सुनते हैं संजय राउत और अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और उनका अपना एक देश में स्थान है। उनको प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अब तक का क्या कुछ सफर रहा है, आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है।
राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब सवाल ये है कि इंडी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार कौन होगा, तो शायद इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाए, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि आज जो है इंडी गठबंधन के नेताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। संसद भवन के परिसर में ये बैठक जो है सुबह 10:15 बजे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा होने की संभावना है। और बिल्कुल, और इंडी गठबंधन पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त और गैर राजनीतिक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर चुका है। अब देखते हैं कि आज इस अहम बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। तो इंडी ब्लॉक का उम्मीदवार कौन, ये अहम सवाल अभी भी बना हुआ है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर जो है चर्चा संभव है। इंडी गठबंधन की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और जिसमें पूरी उम्मीद यही लगाई जा रही है जया कि जल्दी ही इंडी गठबंधन भी जो है अपना नेता कौन होगा, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, उसका जो है आज फैसला कर लेगा। बिल्कुल, तो आज गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी।
भारत की ओर से पिछले दिनों एक्सियोम मिशन 4 के तहत ग्रुप कैप्टन के तौर पर शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर गए थे। और इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा में आज 2 और विधेयक भी पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक पेश करेंगे और इसके बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्य और उसके नियम तय होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। तो लोकसभा में आज बेहद अहम दिन, जहां पर बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और ही प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। बात करें राज्यसभा की तो वहां आज एक विधेयक भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे और ये विधेयक जो है भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को किस प्रकार से रेगुलेट किया जा सकता है, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने से संबंधित तमाम प्रावधान हैं। साथ साथ विधेयक जो है समुद्री राज्य विकास परिषद और राज्य समुद्री बोर्ड्स को मान्यता प्रदान भी करता है। इसके साथ ही अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों में अहम प्रश्न भी पूछेंगे। तो दोनों ही सदनों की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, तो अहम विधायी कार्य आज सूचीबद्ध है। देखना है क्या कुछ होता है आज दिन में। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, अगर दोनों ही सदनों के कामकाज की बात की जाए तो कई विधायी काम जो हैं, विधेयक जो है वो जो है पटल पर रखे जाने हैं, उन पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ आईएसएस की सफलता की बात होगी, किस प्रकार से शुभांशु शुक्ला जिस प्रकार से सफलता से वहां से लौट कर आए हैं, उनका भी वहां पर नाम गूंजेगा। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र का चूँकि ये आखिरी सप्ताह कहा जा रहा है और हम जानते हैं कि 21 तारीख तक मानसून सत्र है, तो ऐसे में ये आखिरी सप्ताह का जो पहला दिन है उसमें जो तमाम विधायी कार्यों को सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो जिस तरीके से आपने चर्चा की कि जो विशेष चर्चा जो शुभांशु शुक्ला हैं, जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री हैं स्पेस क्षेत्र में हमारे भारत से, तो उन पर जो उनकी सफलता है, उन पर जो चर्चा है और पूरा जो स्पेस मिशन है जो 2047 का जो मिशन है जिसमें विकसित भारत की संकल्पना समाहित है, उस पर जो चर्चा है वो आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग तमाम मीडिया ने भी की है कि ये चर्चा होनी है। और इसके अलावा जो विधेयक हैं, जैसे कि आपने चर्चा की और बताया कि राज्यसभा में जो पतन विधेयक है लोकसभा में वो पारित हो चुका है, वो राज्यसभा में सूचीबद्ध है, उसको पारित होना है। तो वही लोकसभा में भी आईएएम से संबंधित विधेयक और जनविश्वास से संबंधित जो विधेयक हैं उनको सूचीबद्ध कराया गया है। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब हम अपने अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं और इस मिशन में जब भारत के पहले यात्री के रूप में हमारे कोई भी नागरिक पहुंचते हैं तो एक गौरवान्वित करने वाला पल तो होता ही है, लेकिन भारत की जो वैज्ञानिक क्षमता है और जो अंतरिक्ष की क्षमता है उसका भी एक बड़ा विस्तार होता हुआ हम देखते हैं। तो ऐसे में आज की जो चर्चा है मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और शुभांशु शुक्ला ने खुद अपने मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जब वो भारत आ रहे थे वापस और उनके मन में दो चीज़ें चल रही थी, एक तो अपने मित्रों रिश्तेदारों इन सब से मिलने की खुशी, तो एक खुशी ये भी थी कि उन लोगों के साथ उन्होंने जो वक्त बिताया 1 महीने से आसपास का, जिनके साथ वो रहे एक परिवार की तरह, जो उनके अंतरिक्ष यात्री थे, उनसे थोड़े से बिछड़ने का भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन यही है कि हम एक साथ दो चीज़ें करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं तो किसी से बिछड़ते हैं, यही जीवन है। तो एक कह सकते हैं कि उनका जो अब तक का अभियान रहा है वो भारत के वैज्ञानिक क्षमताओं को विस्तार देने के अलावा
जो भारत के युवा हैं, जो इस क्षेत्र में अपने को आजमाना चाहते हैं और आजमा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का सबब होते हैं इस तरीके की घटनाएं। और अगर लोकसभा इस पर चर्चा करती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें तमाम पक्ष विपक्ष निकल कर आएंगे और भारत का जो मिशन है विकसित भारत अंतरिक्ष की क्षमताओं को देखते हुए उस पर सरकार का भी पक्ष सामने आएगा। जी बिल्कुल। ऋषि, यहाँ पर जिस तरह से बात हुई कि हफ्ते की शुरुआत है, उम्मीद काफी कामकाज की जा रही है जो कि आखिरी सप्ताह है, लेकिन विपक्ष के रवैये का क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, जो कि SIR का मुद्दा अभी बना है और कल इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हाँ, ये ज़रूर देखना होगा क्योंकि SIR के मुद्दे को विपक्ष ने अभी त्यागा नहीं है। हालांकि कल निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की समस्त मीडिया को निमंत्रित देकर और उनके सभी सवालों के जवाब, एक पत्रकार ने एक साथ 3 सवाल पूछे, तो ऐसे कोई भी मुझे लगता है विपक्ष के सवाल नहीं है जिन पर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी बात न रखी हो। मुझे लगता है बहुत सारे जवाब उन्हें मिल भी गए होंगे, लेकिन राजनीति तो आखिर राजनीति ही होती है। आज देखना होगा क्योंकि जो खबरें अभी से मिलना शुरू हो रही हैं कि कुछ कार्य स्थगन प्रस्ताव के जो नोटिस हैं वो दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे, क्योंकि ये 10:30 बजे के आसपास ज़्यादा क्लियर हो पाता है। लेकिन पॉलिटिकल जो पॉस्चरिंग होती है वो जानकारियां नेता लोग देना शुरू कर देते हैं मीडिया को कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो इस तरीके की खबरें आने लगी हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव होंगे, लेकिन क्या कार्य स्थगन प्रस्ताव के आधार पर कोई व्यवधान भी हो सकता है, ये देखना जरूर होगा। बिल्कुल आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से विपक्ष का सहयोग रहता है और क्या कुछ सदन में कामकाज हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस तमाम अपडेट को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद का आज महत्वपूर्ण दिन है, मानसून सत्र खात्मे की ओर बढ़ चला है, आखिरी हफ्ता है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत भी है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पक्ष विपक्ष साथ में मिलकर कुछ अहम विधायी कार्य करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियां मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप। और अब बात करें तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब साफ माना जाएगा कि ये सभी आरोप जो हैं बेबुनियाद आरोप हैं। चुनाव आयोग का करारा जवाब। वोट चोरी जैसे शब्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह है खड़ा। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। भारतीय निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती तो वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर
वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे के सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह देश के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार चुनाव संपन्न हो जाएंगे। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी उनके द्विपक्षीय बैठक का जो है प्रोग्राम है, तो बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रहने वाला है। चीन के विदेश मंत्री आज भारत आ रहे हैं। भारत चीन संबंधों में एक अहम कड़ी ये, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। चीन के विदेश मंत्री अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहला सवाल यही, भारत चीन के संबंधों में जिस तरह की गर्मजोशी नजर आ रही है वो साफ जाहिर है, क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? देखिए, भारत और चीन के बीच जो अभी स्थितियां बदली हैं थोड़ी सी। देखिए, आपको याद होगा कि मानसरोवर यात्रा शुरू किया है चीन ने, जो कई सालों से बंद था। दूसरी बात है कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की भी बातचीत हो रही है, जो कि कोविड के बाद 2020 के बाद सारा बंद हो चुका था। इसके अलावा देखिए, जो भारत और चीन के बीच में हमेशा एक टकराव की स्थिति, सीमा पर तनाव की स्थिति बनती रही है, वह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो विदेश मंत्री और जो वहाँ के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी है बॉर्डर मामले के, वांग यी, वो जब आएंगे तो निश्चित तौर पे अजीत डोभाल से कल उनकी बात होगी। अजीत डोभाल से जो बातचीत होगी वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर को अजीत डोभाल गए थे वहां, और अजीत डोभाल ने जाकर वहां बातचीत की थी सीमा मसले पे कि कैसे इसको सुलझाया जाए, कैसे एक अस्थायी शांति की वहां व्यवस्था की जाए। तो कल सुबह 11 बजे अजीत डोभाल के साथ काफी महत्वपूर्ण बात है। उसके क्या नतीजे निकलते हैं, किस तरीके से वो बातचीत आगे बढ़ती है, यह देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे यह जो बातचीत है काफी महत्वपूर्ण है। आज शाम में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत है। एस जयशंकर के साथ जो बातचीत हो रहा है उसमें काफी महत्वपूर्ण बात है एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उस शिखर सम्मेलन के क्या क्या एजेंडे हैं और उन एजेंडों को किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा सकता है, क्योंकि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आने की बात होती है जब शिखर सम्मेलन संपन्न होता है। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं
जिन मुद्दों को शामिल करने पे सारे देश कोशिश करते हैं। भारत की तरफ से जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति बनी, उसका चीन का रवैया जो था थोड़ा सा ढुलमुल था। कई मामलों में कहे कि आतंकवाद की जितनी कड़ी आलोचना, उसके खिलाफ जितना कड़ा कदम चीन को उठाना चाहिए, उस तरीके का कदम चीन उठाता नहीं दिखा है। तो विदेश मंत्री जयशंकर के साथ जो बातचीत होगी उसमें एससीओ में आतंकवाद के मसले पर किस तरह का प्रस्ताव लिया जाए, संयुक्त बयान में किस तरह की बात कही जाए, इस पर एक अहम बात होनी है। इसके अलावा देखिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कल शाम में मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपने नेता शी जिनपिंग की तरफ से एक संदेश देंगे, एक तरीके से कहे कि उन्हें एक बार फिर कहेंगे कि आप आमंत्रित हैं चीन में आने के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन में। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भारत और चीन के बीच में जो गलवान में जो टकराव हुआ था, उसके बाद लगातार इस तरीके के स्थितियां रही थी। तो कह सकते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा है चीन की तरफ से। और इस दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा में खास तौर पे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वार एक तरीके से दुनिया के सभी देशों के खिलाफ चल रहा है, उसमें भारत और चीन मिलकर किस तरीके का एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं ताकि जो टैरिफ वार की मार है हम दोनों देशों पे न पड़े। और आपको याद होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, हालांकि शी जिनपिंग नहीं आए थे, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी इस पर बात हुई और चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो यात्रा है काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, राजनयिक और सीमा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, एक उम्मीद की नई किरण के तौर पर भी इस यात्रा को देखा जा सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय में दोनों देशों के रिश्ते जो है अब प्रगाढ़ होते चले हैं। अगर हम बात करें देखिए सीमा विवाद की, तो उस पर भी इसमें बात हो सकती है। आतंकवाद पर भी आपने कहा कि इसमें बात होगी। साथ ही साथ व्यापार को किस तरह से और ज्यादा सुगम बनाया जा सकता है, ये इस पर भी बात हो सकती है। निश्चित तौर पे देखिए, भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो काफी, माने अगर आप देखें कि सारे तनाव के बावजूद हमारे व्यापार काफी अच्छे हैं। $1 बिलियन प्लस का व्यापार है, $100 बिलियन प्लस का व्यापार है हमारे दोनों देशों के बीच में। और अभी जो बातचीत होने वाली वो है कि कोई और बॉर्डर पॉइंट्स पे क्या हम सीधे व्यापार कर सकते हैं, क्या हम सामान के आयात निर्यात कर सकते हैं सीधे बॉर्डर पॉइंट से, इस पर एक बात होनी है। तो इस पे अब कितनी बात होती है, क्योंकि भारत को भी देखना है कि भारत में भी डंपिंग की स्थिति न बन जाए, इतना ज्यादा चीनी सामान भारत में नहीं आए, और चीन की अपनी सीमाएं हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में और क्या बॉर्डर पॉइंट्स खोले जा सकते हैं, ये है। और निश्चित तौर पर कई जो रेयर अर्थ मटेरियल है जिसकी भारत को काफी जरूरत है, और कई बार मामले में माना जाता है कि चीन के पास उसका काफी बड़ा भंडार है। रेयर अर्थ मटेरियल हमारे यहाँ जो हम और ज्यादा मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो उसमें रेयर अर्थ मटेरियल की काफी जरूरत है। सेमीकंडक्टर के फील्ड में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें उन सारी चीजों की काफी जरूरत होती है। तो ऐसे उन क्षेत्रों में जिसमें कि भारत चीन से कुछ ले सकता है और चीन भारत से कुछ ले सकता है, इन सारे मसलों पे बातचीत होनी है। क्योंकि यह जो बड़ी चुनौती है अमेरिका की तरफ से आई है, उस चुनौती का मुकाबला ग्लोबल साउथ के देशों को करना पड़ेगा। भारत और चीन दोनों ग्लोबल साउथ के कह सकते हैं कि लीडिंग नेशंस है, और इनको एक तरीके से चुनौती को स्वीकार करके ताकि अन्य जो छोटे छोटे देश है उन पर उसकी मार न पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पे चीन में, तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो द्विपक्षीय बातचीत होगी, शिखर सम्मेलन अलग से होगा, उसमें भी ये बात होनी है। तो उसका क्या क्या एजेंडा है, वो उस एजेंडे पर भी चर्चा होगी, और उसमें व्यापार खास तौर पे रहेगा, क्योंकि चीन को व्यापार में काफी रुचि है और भारत को भी इस बात को ध्यान में रखना होता है कि व्यापार इतना ज्यादा न हो चीन की तरफ से आयात कि हमारे जो घरेलू सामान है उस प्रभावित हो, लेकिन भारत की तरफ से निर्यात किस तरीके से बढ़ सकता है चीन में, इसका भी ख्याल रखना है। तो ये जो बातें होती हैं, इन बातों में ये बात झलकने की उम्मीद है आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी हैं इस वक्त इस वार्ता पर और इनके विजिट पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत चीन संबंधों में जो एक नई गर्मजोशी आई है उसकी एक और झलक देखने को मिलेगी इस वार्ता के दौरान, इस यात्रा के दौरान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेचैनी की शिकायत हुई थी उनको। बिल्कुल, और उसके बाद उन्हें भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वे ठीक हैं
और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं। तो यहाँ पे बेचैनी के बाद नवीन पटनायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भुवनेश्वर में है इस वक्त वो और डॉक्टरों की निगरानी में, और देख सकते हैं तस्वीरों में हम कि वो थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जो है बेचैनी के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आइए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर जो है लगभग 1,20,000 क्यूसेक है। जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी अतिरिक्त बारिश पर निर्भर करेगी। स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दे दी गई है। और जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए सिंचाई विभाग के एक्सईएन विजय गर्ग ने कहा कि संबंधित विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो यमुना का बढ़ता जलस्तर, दिल्ली में यमुना नदी जो है उफान पर है, लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दे दी गई है क्योंकि निचले जो इलाके हैं वहां पर जलस्तर बढ़ सकता है। यमुना के कैचमेंट में बारिश की वजह से जो मैक्सिमम पानी जो आया है वो 1,78,996 क्यूसेक के तकरीबन आया है जी, और इस साल का वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा जलस्तर है। अब लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया है जलस्तर जो है, तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो अभी 1,20,000 क्यूसेक करीबन पानी रिवर यमुना में चल रहा है। आगे बारिशें अगर नहीं हुई हैं तो संभावना है कि इतना ही पानी रहे, बाकी आगे बरसात के ऊपर। तो यहाँ पर दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वह बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट की। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम लगे कम, सेहतमंद MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए नया सवेरा में अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। अगर बात करें सबसे पहली खबर नवभारत टाइम्स से, यहां पर उठाना चाहेंगे किस तरह से 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। NCR वालों को PM मोदी की ये सौगात है। UER फेज 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना है। यात्रा समय आपका कम होगा और दिल्ली वासियों को जाम से यहां पर राहत जरूर मिलेगी। बात करें अगली खबर की। और अगली खबर हम उठाते हैं हरिभूमि से। जी हाँ, हरिभूमि में किस प्रकार से अगली पीढ़ी का GST एकल कर स्लैब की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, ये खबर जो है प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। GST में अब 5 और 18% के स्लैब होंगे। 2047 तक एक देश एक टैक्स की जो है राह इससे कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने GST में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मौजूदा 4 टैक्स स्लैब की जगह पर अब केवल 5% और 18% स्लैब रखने की योजना है। 99% सामान 12% से 5
5% पर और 90% सामान जो है 28% से 18% पर लाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि इससे दाम घटेंगे और खपत जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी और अगली पीढ़ी का इसको जीएसटी कहा जा रहा है, जो कि 2047 तक एकल जीएसटी दर जो है लागू करने की राह खोलेगा। और अगली खबर यहां पर दैनिक जागरण से लेंगे। कैसे जीवन और व्यापार को सुगम बनाने का जो प्रयास है उसके तहत आज संसद में, लोकसभा में छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने की तैयारी में सरकार यहां पर नजर आ रही है और केंद्र सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी जन विश्वास संशोधन विधेयक। जो छोटे अपराध हैं उसमें सजा खत्म होनी चाहिए, इस विधेयक का ये प्रावधान है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन किए जाने की प्रस्ताव यहाँ पर है। व्यवसाय को कैसे हम अधिक अनुकूल बना सकते हैं, कैसे और ज्यादा विश्वास बहाली कर सकते हैं, नागरिक केंद्रित वातावरण बनाने में भी इसमें मदद मिलेगी और देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास में ये एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। और अगली खबर हम जनसत्ता से उठा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और कहीं ना कहीं आपके फायदे से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, खाना पकाने का जो बेकार तेल होता है जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, अगर हम कोई खाना पकाते हैं और उस तेल को 2-3 बार उबालकर यूज करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और उस तेल का अब उपयोग विमान उड़ाने में किया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन खबर है। घर या रेस्तरां के बाद जो खाना पकाने का तेल फेंक दिया जाता है उससे जो है अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक रिफाइनरी को उसी तेल से टिकाऊ विमानन ईंधन बनाने का प्रमाणन मिल चुका है और कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये जो है गैर पेट्रोलियम फीडस्टॉक से बना एक वैकल्पिक ईंधन होगा जो कि हवाई परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को भी कहीं ना कहीं कम करेगा। उपलब्धता के आधार पर इसे पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल में 50% तक मिलाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एक उपलब्धि हम कह सकते हैं। कैसे नवाचार के चलते हमारी जो युवा हैं, जो हमारी टेक कंपनीज हैं, कैसे नवाचार के तहत यहाँ पर विकल्प दे रही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आपको काफी दिलचस्प लगेगी। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत की टेबल पर ये दोनों बैठेंगे और बातचीत होगी। मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के अलावा यूरोपियन देशों के कई नेता भी शामिल होंगे। बिल्कुल। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत के जरिए अंतिम समझौते पर भी जोर दिया। उन्होंने यूक्रेन के लिए कोई ना कोई ठोस सुरक्षा गारंटियों की मांग एक बार फिर से दोहराई है। बिल्कुल। ज़ेलेंस्की यहाँ पर चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें विस्तार से बताएं और फिर यूरोपीय नेताओं को भी जानकारी दें। ज़ेलेंस्की के अनुसार उनके लिए ये बात कहीं ज्यादा अहम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटियों का संकेत दिया है, क्योंकि पुतिन किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस के साथ संभावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन को अपने कुछ एक क्षेत्रों का नुकसान जो है स्वीकार करना पड़ सकता है। और बिल्कुल, मैक्रों ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि युद्ध विराम के तहत यूक्रेन को इस बात को स्वीकार करना पड़ सकता है कि उसने अपना कुछ क्षेत्र खो दिया है। मैक्रों की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा हो रही है। और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हुए ये भारत के बाहर सबसे बड़ा परेड समारोह है। इस वर्ष न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास की झांकी में विकसित भारत 2047 थीम प्रदर्शित की गई, जो कि भारत के स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष का एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण दर्शाती है। बात करें स्पेन की, तो स्पेन के जंगलों से इन दिनों भयंकर आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला वेरीन शहर से आ रहा है, जहां 17वीं सदी का अतालिया किले के पास के जंगलों में भी आग लग गई है।
आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थीं कि इससे किला भी खतरे में आ गया। 1640 से 1668 तक चले पुर्तगाल की बहाली युद्ध के दौरान पुर्तगाल से रक्षा के लिए स्पेन में यह किला बनाया गया था। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। रविवार दोपहर तक दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन स्थित खेत का औचक निरीक्षण किया। किसानों की जली फसल देख जताई नाराजगी। दोषी कंपनी पर अब सख्त कार्रवाई भी होगी। नकली कीटनाशक खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी गई है। सेबी को 2024 और 25 में रिकॉर्ड संख्या में सेटलमेंट एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संस्थाएं बिना लंबी मुकदमेबाजी के विवादों को सुलझाना पसंद कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2026 के समाप्त होने से पहले भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आ जाएगी, जो निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत की देविका सेहवाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इपोह में खेले गए फाइनल में उन्होंने अपने ही देश की शरानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया और इस जीत के साथ देविका ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब हासिल किया। और हरियाणा की 3 सगी बहनें प्रिया यादव, गीता यादव, ऋतु यादव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन और WT प्रेसिडेंट्स कप ओशिनिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले गए महिलाओं के तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ए द्वारा दिए गए 217 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ए ने 1 विकेट खोकर 27.5 ओवर में हासिल किया। बात आगामी एशिया कप की, जिसके लिए चुनी गई पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में चोटग्रस्त हुए फखर जमा टीम में शामिल है। भारतीय अंडर-17 महिला टीम के मुख्य कोच जोकिम अलेक्जेंडरसन ने सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप भूटान 2025 के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की। चैंपियनशिप 20 से 31 अगस्त तक भूटान की राजधानी थिम्फू में आयोजित होगी। और आइए अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। तो सांप या बिच्छू को देखकर डर जाना जो है जया स्वाभाविक है। अगर कहीं हमें कोई काट ले सांप या बिच्छू, तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में कीट और जहरीले जंतुओं के काटने के काफी मामले सामने आते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह पानी भरने से जंतु बाहर आ जाते हैं। ऐसे में किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात चाहे कीड़े के काटने की हो या फिर सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जंतु के काटने की, इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में घाव पर कोई वस्तु लगाना या लापरवाही करना स्थिति को बिगाड़ सकता है। आपने अगर देखा हुआ है, अगर सांप ने काटा है या किसी भी या बिच्छू ने काटा है, सबसे पहले आप एक ध्यान में रखें कि आपको घबराना नहीं है। बहुत कम सांप और बिच्छू ये पॉइजनस होते हैं और इसे क्षति पहुंचने की ज़रूरत होती है, बट आपको अलर्ट रहना है। आपको तुरंत मेडिकल सलाह लेनी है। सांप और बिच्छू में ज़्यादातर ये होता है कि अगर सांप अगर आपको काट ले तो वो आपको वो ये जो एरिया है जहाँ आपका अगर रिंग हो, बेल्ट हो, कोई अगर टाइट क्लोथिंग हो, तो आपको निकालना होता है और तुरंत उसका उपचार लेना होता है। किसी कीड़े या जहरीले जंतु के काटने पर व्यक्ति को कहां ले जाएं, इलाज कैसे हो, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए।
ऐसी स्थिति में प्रभावित स्थान को काटना या मुंह से चूसकर जहर को निकालने की कोशिश करना उचित नहीं है। अगर सांप काटता है तो किसी और व्यक्ति के पास जाना जो जड़ी बूटी या कुछ इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सांप काटने के बाद सांप को पकड़ने का प्रयास बिल्कुल करना नहीं चाहिए, जिससे और आपको काटने का डर होता है। अगर मृत्यु हुआ सांप है तो भी उसके पास नज़दीक नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम है कि आपको सांप से दूर हो जाए, उसके बाद आप उस घाव जहाँ भी काटा हुआ है उसको, मैंने जैसे कहा कि उसको एक जगह पे ही रखें, इमोबिलाइज ना करें और फिर आप अस्पताल जल्दी से पहुंच के उसका उपचार लें। सही और पूर्ण इलाज करवाएं। कीड़े या जहरीले जंतु के काटने से बचाव के लिए आवश्यक है कि बरसात के मौसम में घर के अंदर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जूते पहनकर बाहर जाएं और सावधानी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बेहद ध्यान रखिए अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ होती है। और ये नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं मेक्सिको सिटी के पारंपरिक नृत्य की एक झलक। बिल्कुल, आइए आपको ले चलते हैं मेक्सिको सिटी नया सवेरा के जरिए, जहां पर चटकीले पारंपरिक परिधान पहनकर सड़कों पर खड़े दर्शकों के साथ कैंडी बांटी गई। आप लीजिए इन खूबसूरत नृत्यों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।